नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 23 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक युद्ध से। आज ही के दिन यानी 23 सितंबर 1803 को असाई की लड़ाई हुई थी। किसके बीच हुई थी ये जंग और क्यों, ये समझते हैं। ये जंग हुई थी अंग्रेजों और मराठा सेना के बीच। असाय महाराष्ट्र के जालना जिला का एक छोटा सा गांव है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस गांव में एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसे जीतने वाला कमांडर आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। इतना ही नहीं, इस कमांडर ने 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराया भी, और इसके बावजूद उसने असाय की जीत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत माना था। किस्से की शुरुआत 1799 से, जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराकर दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसके बाद नंबर था मध्य भारत का, जहां अंग्रेजों के सामने सिर्फ एक राइवल रह गया था और ये था मराठा साम्राज्य, जो तब चढ़ान पे था। 19वीं सदी की शुरुआत तक मराठाओं ने दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बड़ा साम्राज्य होने के कारण मराठाओं में आपस में सिर्फ उटव्वल भी शुरू हो गई थी। तब तक इस लड़ाई में दो केंद्र थे। एक तरफ थे महाराजा यशवंतराव होलकर और दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव दूसरे और दौलत राव सिंधिया। 25 अक्टूबर 1802 को दिवाली के दिन इन दोनों खेमों में भयंकर लड़ाई हुई, जिसे बैटल ऑफ पूना के नाम से जाना जाता है। इस जंग में दौलत राव सिंधिया वाले खेमे की हार हुई, जिससे मराठा साम्राज्य में तनातनी कुछ कम हुई, लेकिन एक बड़ा साइड इफेक्ट भी हुआ यूं कि पूना की गद्दी दोबारा पाने के लिए पेशवा बाजीराव दूसरे ने अंग्रेजों के साथ जाकर संधि कर ली। तब भारत में ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल लॉर्ड मॉनिंगटन हुआ करते थे। इस संधि में उन्हें मध्य भारत में ओपनिंग मिल गई। मार्च 1803 में उन्होंने अपने छोटे भाई मेजर जनरल आर्थर वेल्सले को पूना की तरफ कूच करने भेजा। पूना में ब्रिटिश सेना को कोई खास रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी और वहां अंग्रेजों की अधीनता में पेशवा बाजीराव दो का राज चलने लगा। इससे दौलत राव सिंधिया पसोपेश में पड़ गए। एक और वो महाराजा होलकर के विरुद्ध थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अंग्रेजों की अधीनता भी स्वीकार नहीं थी। महाराजा होलकर को तब भारत का नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन एक के बाद एक युद्ध जीतता रहा था, वैसे ही होलकर भी हर मोर्चे पर सफल हो रहे थे उस वक्त। मजबूरी में दौलत राव सिंधिया को महाराजा होलकर से हाथ मिलाना पड़ा। 4 जून 1803 को रघुजी भोंसले, दौलत राव सिंधिया और महाराजा होलकर ने एक मीटिंग की और ये निर्णय लिया कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते कदमों पर लगाम लगाना जरूरी है। लेकिन दौलत राव सिंधिया होलकर को डबल क्रॉस करने के चक्कर में थे। उन्होंने पेशवा दो को एक पत्र लिखा, जिसके अनुसार अंग्रेजों के हारने के बाद वो दोबारा होलकर के खिलाफ मोर्चाबंदी करते। ये चिट्ठी आर्थर वेल्सले के हाथ लग गई और उन्होंने इसे महाराजा होलकर के पास पहुंचा दिया। डबल क्रॉस का इरादा जानकर महाराजा होलकर ने खुद को दौलत राव और रघुजी भोंसले वाले गुट से अलग कर लिया। अब अंग्रेजों का सामना सिर्फ दौलत राव और रघुजी से होना था। वेल्सले ने दौलत राव से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन दौलत राव राजी नहीं हुए। इसका वाजिब कारण भी था। दोनों सेनाओं की स्थिति पर नजर डालते हैं। पहले ब्रिटिश सेना 9,500 सैनिक, जिसमें 2 ब्रिटिश इन्फेंट्री रेजिमेंट्स और 1 कैवलरी रेजिमेंट शामिल थी। कैवलरी माने घोड़सवार और इन्फेंट्री पैदल सैनिक। इसके अलावा उनके पास 17 तोपें भी थीं। अब दौलत राव सिंधिया की सेना की बात करते हैं। इनके पास 10,800 सैनिकों की इन्फेंट्री थी, जो यूरोपियन लड़ाई के तौर तरीकों में ट्रेन थी। इसके अलावा 20,000 सैनिकों की एक इरेगुलर इन्फेंट्री भी थी, जिसमें अधिकतर भारतीय सैनिक थे। साथ ही 40,000 सैनिकों की कैवलरी यानी घोड़सवार सेना और 100 तोपें थी। फौज की ताकत को देखते हुए सिंधिया खेमा ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने समझौते से इनकार किया तो वेल्सले ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। कौन जीता, कौन हारा और लड़ाई में क्या हुआ, ये जानने से पहले आपको फिल्म 300 का एक सीन याद करना चाहिए। लियोनाइडस 300 सैनिकों के साथ जर्क्सीस से लड़ने जा रहा होता है और रास्ते में उसे आर्केडियंस की सेना मिलती है। अब आर्केडियंस का जो सरदार होता है वो कहता है कि हमें लगा था कि स्पार्टा अपनी पूरी ताकत से लड़ने आएंगे और तुम 300 लोगों के साथ यहाँ पहुंच गए। लियोनाइडस एक आर्केडियन सैनिक से पूछता है, जवाब देने के लिए ना, टचन देने के लिए, कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। सैनिक जवाब देता है कि जनाब मैं कुम्हार हूँ। इसी सवाल के जवाब में एक दूसरा सैनिक कहता है जनाब मैं लोहार हूँ। एक तीसरा सैनिक कहता है कि जनाब मैं मूर्तिकार हूँ। इसके बाद लियोनाइडस मुड़कर अपने 300 सैनिकों से चिल्लाकर पूछता है, स्पार्टन्स तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। सैनिक अपना भाला उठाकर एक स्वर में वही करते हैं जो आजकल सिनेमा हॉल में लड़के भी करते हैं, हाउ चिल्लाते हैं। लियोनाइडस आर्केडियन सरदार से कहता है, तुमने देखा दोस्त, मैं तुमसे ज़्यादा सैनिक लेकर आया हूँ। इस सीन की चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि इस लड़ाई की अर्थमेटिक भी कुछ ऐसी ही थी। कहने को दौलत राव की सेना में 70,000 सैनिक थे, लेकिन इनमें से अधिकतर अनट्रेन्ड और आधुनिक युद्ध नीति से नावाकिफ थे। दोनों तरफ की फौज का फॉर्मेशन भी देखिए।
ब्रिटिशर्स की सेना पूरी तरह ऑर्गेनाइज थी। आर्मी जनरल से लेकर कर्नल तक जिम्मेदारियों का बंटवारा था। दौलत राव की घुड़सवार सेना भी अधिक संख्या में थी। लेकिन फिर आप बचपन का वो गाना भी याद कर सकते हैं, लकड़ी की काठी वाला। उसमें बीच की लाइन में गुलजार लिखते हैं, घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, रहता है महरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। यही अंतर था ब्रिटिश और मराठा कैवलरी में। ब्रिटिश सेना के घोड़े ज्यादा तगड़े और बढ़िया नस्ल के थे। साथ ही मराठा सेना को और मजबूत करने के लिए फ्रेंच और बाकी यूरोपियन मर्सिनरी लड़ाकों को फौज में ऊंचे ओहदे दे रखे थे उन्होंने, जिससे मराठा सरदारों में उस वक्त रोष था कि भाई हम कब से यहाँ पे घिस रहे हैं, आपने उनको कैसे दे दिया। इन सारे फैक्टर्स के कारण जंग की इक्वेशन वैसी नहीं थी जैसी पहली नजर में दिख रही थी नंबर गेम में, और इसी ने लड़ाई पर बड़ा असर डाला। कैसे, आइए जानते हैं। 21 सितंबर 1803 को वेल्सले को मराठा सेना के कैंप का पता चला। वो भोरकंदन में डेरा जमाए हुए थे। भोरकंदन महाराष्ट्र के जालना जिले में पड़ने वाला एक और गांव है। उसने कर्नल जेम्स स्टीवेंसन के साथ मिलकर आक्रमण की योजना बनाई। प्लान था कि मराठा सेना पर दो तरफ से हमला करके उन्हें चौंका दिया जाएगा। पिंसरबू जेम्स स्टीवेंसन अपनी टुकड़ी लेकर पश्चिम की तरफ से निकले और वेल्सले अपनी सेना लेकर पूर्व की तरफ। 23 सितंबर की सुबह 20 किलोमीटर चलने के बाद सुबह करीब 11 बजे वेल्सले ने नौल नियाह गांव के पास डेरा जमाया। यह भोरकंदन से 16 किलोमीटर की दूरी पर था। प्लान के मुताबिक स्टीवेंसन को यहां वेल्सले से मिलना था और फिर वो 7 आक्रमण करते, लेकिन वेल्सले को उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि मराठा सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, जहां वो खड़ा था वहां से। दौलत राव सिंधिया को ब्रिटिश सेना के मूवमेंट का पता था, लेकिन उन्हें लगा कि इतनी छोटी टुकड़ी के साथ वेल्सले हमला करेगा नहीं, इसलिए वो सेना का एक हिस्सा लेकर उसी सुबह आगे निकल गए थे। वेल्सले के इरादे कुछ और थे। उसे लगा कि अगर वो स्टीवेंसन का इंतजार करता रहा तो एक अच्छा मौका हाथ से चला जाएगा, इसीलिए उसने कुछ गार्ड्स को अपने कैंप में रुकने को कहा और बाकी टुकड़ी लेकर वो कैलना नदी तक पहुंच गया। कैलना नदी और सहायक नदी जोआह के बीच में एक तिकोनी जमीन थी जिस पर मराठा सेना ने डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाया हुआ था। फॉर्मेशन में पीछे इन्फेंट्री और आगे 100 के लगभग तोपें लगी हुई थी। सीधे नदी पार कर उनसे भिड़ने का मतलब था आत्महत्या, इसलिए वेल्सले ने मराठा सेना को आउट फ्लैंक करने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढने की सोची, मतलब जहां वो सबसे मजबूत हैं उसके बगल से जाने की सोची। बगल में ही असाय गांव पड़ता था। किस्मत अच्छी थी कि उसे वहां से नदी पार करने का एक दूसरा रास्ता भी मिल गया। यहां से नदी पार करने में कम खतरा था क्योंकि मराठा सेना इतनी जल्दी अपना फॉर्मेशन बदलकर ब्रिटिश सेना की तरफ रुख नहीं कर सकती थी, उनका फ्लैंक उस तरफ नहीं घूम सकता था। फिर भी फुर्ती दिखाते हुए मराठा गनर्स ने तोप से ब्रिटिश सेना पर हमला किया। वेल्सले का घोड़ा भी इस हमले में मारा गया, लेकिन तब तक ब्रिटिश उन्हें आउटफ्लैंक करने में कामयाब हो चुके थे। पीछे से वार कर दिया था बगल से घुस के। जब तक मराठा सेना ने अपना फॉर्मेशन चेंज किया तब तक दोनों सेनाओं के बीच सिर्फ 1 मील का फासला रह गया था। तोप के गोलों से ब्रिटिश सेना को बहुत नुकसान हुआ। लंबी दूरी में तोप मारक हमला कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होती गई तोप के गोलों ने भी असर दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि आर्टिलरी को डिस्टेंस चाहिए फायर करने के लिए, वो बहुत क्लोज रेंज पे उतनी इफेक्टिव होती नहीं है। तब की पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। चंद मीटर की दूरी पर बैटल में तोपों के बजाय बेनेट यानी चाकू लगी राइफल ज्यादा काम आती थी। तोपों के नजदीक पहुंचकर इन्हीं बेनेट्स की मदद से ब्रिटिश सैनिकों ने गनर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, मार दिया, जो मराठा आर्मी के थे। अब बारी थी इन्फेंट्री की। ब्रिटिश सेना ने अपने बेहतर हथियारों से तोपों को पार कर मराठा इन्फेंट्री पर चार्ज किया और उन्हें खदेड़ दिया। बैटलफील्ड के एक दूसरे हिस्से में अंग्रेजों की हालत अभी भी खराब थी। दरअसल ब्रिटिश टुकड़ी का एक हिस्सा असाय गांव में ही रुका हुआ था। ये लोग गांव के घरों की आड़ में छुपे हुए थे, लेकिन कच्चे मिट्टी के घर तोप के गोलों के सामने कब तक ठहरते। नतीजतन ब्रिटिश सेना को यहाँ बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा मराठा कैवलरी ने भी उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। बाजी पलटती हुई लग रही थी, लेकिन तब तक ब्रिटिश कैवलरी भी पहुंच गई। जैसा कि पहले बताया था, ब्रिटिश सेना के घोड़े तगड़े और आकार में बड़े थे। घुड़सवारों के पास भी मराठा सैनिकों से बेहतर हथियार थे। इस कारण यहां भी मराठा सेना को हार का सामना करना पड़ा। एक बार ब्रिटिश कैवलरी ने चार्ज किया तो मराठा सेना के हौसले टूटने लगे और बचे कुछ सैनिक भी नदी पार करके भाग निकले। आर्थर वेल्सले ने जंग जीत ली थी, लेकिन इस जंग में इतना खून खराबा हुआ था कि जोआह नदी का रंग लाल हो गया था, कहते हैं। वेल्सले की सेना इतनी थक चुकी थी कि उन्होंने उसी नदी से पानी पिया और वहीं आराम करने की ठानी। आगे बढ़ने से पहले वेल्सले चाहता था कि स्टीवेंसन वहां पहुंच जाए, लेकिन उसे पहुंचने में एक और दिन लगना था। अपनी वॉर रिपोर्ट में वेल्सले ने लिखा कि उस दिन वो वहीं लाशों के बीच सोया। रात भर उसे एक डरावना सपना जगाता रहा जिसमें उसे दिखाई देता कि उसने युद्ध में अपने सारे दोस्तों को खो दिया है। इस जीत ने वेल्सले को मशहूर बना दिया। आगे चलकर वाटरलू की लड़ाई में उसने ब्रिटिश सेना को लीड किया और नेपोलियन को भी हराया, जिसके बाद ब्रिटेन के राजा ने उसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की उपाधि से
नवाजा और आगे चलकर वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना। वेल्सले ने असाई की लड़ाई को अपनी जिंदगी की सबसे भयंकर लड़ाई और सबसे बड़ी जीत माना। उसने कहा, 23 सितंबर की लड़ाई में चाहे हमें जितना भी फायदा हुआ हो, लेकिन जिंदगी का जैसा नुकसान मैंने उस दिन देखा वैसा दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। वेल्सले और वाटरलू की लड़ाई का किस्सा भी बहुत रोचक है, मौका मिला तो फिर कभी सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।